नमस्कार दोस्तों। कल हमने थ्योरम 1.20 तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने वो थ्योरम आपको करवा दी थी कल वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें इस चैप्टर की सारी वीडियोज़ हैं। आज हम नंबर 3 प्रकार के उदाहरण करेंगे, जिसमें पहला उदाहरण है, यदि p तथा q क्रमशः परिमेय तथा अपरिमेय संख्या हो तो सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब रेशनल और इरेशनल ये दो चीज़ें हैं इसमें। p एंड q आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमें इसे अपरिमेय या इरेशनल बताना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ये नंबर 3 प्रकार का उदाहरण है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसका ए पार्ट है, इसमें हमें p प्लस q जो है प्रूफ करना है। ठीक है, और इसने बोला है यदि p तथा q क्रमशः परिमेय तथा अपरिमेय, p जो है वो रेशनल है और q है वो इरेशनल है। ठीक है, पहला है इसका p प्लस q। तो सॉल्यूशन इसका, इसमें जो पहली चीज़ आएगी p इज रेशनल, या p जो है परिमेय संख्या है, इसका मतलब वो q से है। ठीक है, और एक और चीज़, परिमेय संख्याओं का समुच्चय समृद्ध या क्लोजर या क्लोज्ड होता है। ठीक है, और Q इसने बोला है Q इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, जो Q है वो R माइनस क्यू सेट से मानेंगे। मतलब R जो है वास्तविक संख्या से है, और वास्तविक संख्या में Q भी आता है, तो मैंने R में से Q जो है प्रमेय संख्या को निकाल दिया या रेशनल को निकाल दिया। तो R माइनस क्यू को मैं यहाँ पे Q डैश मान लेता हूँ। ठीक है, R माइनस क्यू को मैंने Q डैश कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव P प्लस क्यू इरेशनल या अप्रमेय, हमें इसे प्रूव करना है। तो इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो हम इसे पहले प्रमेय मानेंगे या रेशनल मानेंगे। हो तो माना p प्लस क्यू एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, हमने प्रमेय संख्या मान ली है, अर्थात जो p प्लस क्यू का योग है वो हमें q में मिल जाएगा। ये हमें पता नहीं है, हम इसको मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो p भी q से है और माइनस p भी q से है। तो क्योंकि p प्लस क्यू को हमने, ये हम बता देते हैं कि p प्लस क्यू जो है हमने यहाँ पे मानना हुआ है। ठीक है, क्लोजर है, मैंने आपको बता दिया है, और p का जो है वो माइनस p भी उसमें मौजूद होगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का अगर योग हो सकता है तो मैं इन दोनों का भी योग कर सकता हूँ। तो जब मैंने माइनस p प्लस में p प्लस q किया तो ये मुझे q में मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का योग जब मुझे q में मिल रहा है तो इन दोनों का योग भी हमें q में मिलेगा। तो इससे क्या है, p से p कैंसिल, q जो है वो कैपिटल Q में आ गया, जो कि असत्य है, जो कि गलत है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये अप्रमेय संख्या है। जब अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। गलत है, अतः p प्लस क्यू जो है वो q डैश से है या अप्रमेय है। ठीक है, वो प्रमेय संख्या नहीं है। इसका बी पार्ट, इसमें p डॉट क्यू है, यानी p का जो एक और चीज़ बताई हुई है, p डॉट क्यू है, और जो p है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो का सीधा सा मतलब होता है कि उसका इन्वर्स मौजूद है। तो p रेशनल है और q से हमें मिलेगा p बिलोंग टू q, और q जो है इरेशनल है या अप्रमेय है। तो ये हमें q डैश से मिलेगा, और q डैश क्या है, p माइनस r माइनस क्यू है, यानी r में से हमने q को निकाल दिया। हमें pq को इरेशनल प्रूफ करना है।
टू प्रूव पी क्यू इरेशनल। ठीक है, अब यदि संभव हो तो मैंने माना, सेम वही चीज करेंगे कि पी क्यू को हम एक प्रमेय संख्या मानेंगे। प्रमेय संख्या है, अर्थात जो P डॉट क्यू है वो हमें Q से मिलेगा। जब ये Q से मिलेगा फॉर ऑल, सभी अवयवों के लिए मैं ये मान रहा हूँ, फॉर ऑल मैंने माना कि एक P है वो Q में है, और इसने हमें दे रखा है कि P जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब उसका इन्वर्स भी मौजूद होगा, तो P इन्वर्स बिलोंग करेगा Q में। ठीक है, अब एक चीज़ कि एक P, इन दोनों, एक P रेशनल मतलब रेशनल है, एक अप्रमेय है, इन दोनों का जो योग है वो हमें Q से मिल सकता है। तो इसी प्रकार ये हमने माना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो हमें Q से मिल सकता है। तो मैं एक P इन्वर्स और इसका मल्टीप्लाई करूँगा ताकि वो हमें Q से मिल सके। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो P इन्वर्स का मल्टीप्लाई मैंने PQ से किया जो कि आएगा Q में। जब मैंने Q में इसका मल्टीप्लाई किया तो मुझे Q मिल जाएगा, छोटा q, जो कि हमें कैपिटल Q या परिमेय संख्या या रेशनल के सेट में मिल गया, जो कि सही नहीं है, जो कि असत्य है। ठीक है, असत्य है, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। तो PQ जो है वो Q डैश में है, अतः PQ अपरिमेय है या PQ इरेशनल है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें, तो PQ में हमें A और B दो ऐसी प्रमेय संख्या या रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं कि इन दोनों का योग एक प्रमेय संख्या है, यानी इन दोनों का एडिशन एक रेशनल नंबर है। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई भी एक रेशनल नंबर होगा, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सेम प्रोसीजर इसमें हम अप्लाई करेंगे। हम पहले जो है वैल्यूज़ मानेंगे, फिर हम उसे मान लेंगे भी वो अप्रमेय है या प्रमेय है, और फिर उसको प्रूफ कर देंगे। तो A B दो अवयव लिए मैंने A से, ठीक है, कोई भी सेट मान सकते हो आप यहाँ से। यहाँ पे सॉरी Q है तो मैं Q मानूंगा, A और B मैंने Q से माने हैं। ठीक है, और रूट A प्लस रूट B जो कि रेशनल नंबर है या सॉरी इज रेशनल नंबर, जो कि प्रमेय संख्या ये हमें बताया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि वी नो कि प्रमेय संख्या को P बटा Q की फॉर्म में लिखा जाता है, P बटा Q, और जहाँ पे Q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है के रूप में लिखा जाता है। लिखा जा सकता है तथा PQ सह अभाज्य या को प्राइम है। सह अभाज्य है, सह अभाज्य क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हम इसको हल करते हैं। तो रूट A प्लस P, ये इसने हमें बोला है कि रेशनल है, इसका मतलब इसे PQ के बराबर लिख सकते हैं, और जहाँ Q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें दोनों साइड जो है पहले स्क्वायर करूँगा। वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये A प्लस बी प्लस में 2 रूट A रूट B, मैंने इसको डायरेक्ट हल करके लिखा है। ठीक है, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि Q बटा में है तो हमें बताना तो पड़ेगा। फिर मैं इस AB को इस साइड में ले जाऊंगा, यहाँ पे बचेगा रूट A और B, और 1/2 भी मैं इधर ले आया, मेरे पास बचा P की स्क्वायर अपन Q की स्क्वायर माइनस में A माइनस में B, जो कि Q से है। क्योंकि हमने इसमें से कुछ वैल्यू माइनस करी है तो ऑब्वियसली इसी का होगा। ठीक है, हमने बताया कि प्रमेय संख्या क्लोजर होती है तो इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेंगी। तो P A B और Q जो कि परिमेय संख्या से आ गए हैं,
अतः ये किसकी वैल्यू है, ये इस चीज़ की वैल्यू है, रूट ए बी की वैल्यू है। अतः जो रूट ए बी है वो भी क्यू में होगा और जो रूट ए बी है वो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसमें हमने डायरेक्ट बताया है, कोई अलग चीज़ का यूज़ नहीं किया है। अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें थोड़ी सी टेक्निक्स का यूज़ किया है हमने। तो शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि किसी ऐसे पूर्णांक r का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए ये एक प्रमेय संख्या हो। भी एक r जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए हमें ये बताना होगा कि ये जो एडिशन है इनका वो एक रेशनल नंबर है। शुरू करते हैं हम किस प्रकार इसको हल करेंगे। इसमें कुछ अगर हिंदी की लाइनें होंगी तो मैं उन्हें बोल दूंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं लिखने में। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन से शुरू करते हैं हम जानते हैं वी नो कि -1 जो है वो रेशनल नंबर में मौजूद होता है, पूर्णांकों में मौजूद होता है। तब मैंने क्या किया, इस -1 को जो हमें मिले हुए हैं, जो रूट में वैल्यूज़ मिली हुई है, उनमें हम पुट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। जब मैंने इसे रूट वाली वैल्यूज़ में पुट किया तो -1 +1 और प्लस में -1 इज इक्वल टू माइनस का √2 आ गया, जो कि क्यू नहीं है। ठीक है, ये क्यू में बिलोंग नहीं करता क्योंकि क्यू में इस प्रकार की वैल्यूज़ नहीं है। तथा फिर मैंने 1 का यूज़ किया जो कि z से ले रहा हूँ, इसको मैंने पुट करके देखा इसमें, तो सेम वही चीज़ √2 मुझे मिला, जो कि इस प्रकार इस बार प्लस का था, वो भी क्यू में मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको हिंदी में लाइन लिखनी होगी। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, आई विश कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं पेज चेंज करूँगा, साथ में हिंदी की लाइन बोल रहा हूँ। अतः मैं दोबारा से लाइन बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। अतः 1 तथा -1 के लिए फिर आपको ये चीज़ लिखनी है, एक अप्रमेय है। अब आगे हिंदी, माना कि संभव हो तो ये चीज़ लिखनी है आपको। फिर एक प्रमेय संख्या है कि r बिलोंग z के लिए, r बिलोंग z के लिए। ठीक है, तब अगर r z में बिलोंग कर रहा है तब मैं इसको प्रमेय प्रूफ करना है, तो r+1 + r-1 इज इक्वल टू p/q, जहाँ p व q सह अभाज्य है या को प्राइम है और q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सह अभाज्य क्या होता है, जब ये एक दूसरे के बटा में है तो इनके मध्य जो HCF आएगा, HCF की फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं है, जो HCF है वो 1 आना चाहिए, तब इनको हम जो है रेशनल बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, जब इनके मध्य P और Q के मध्य का HCF 1 आ जाता है तो उसे हम सह अभाज्य या को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। अब मैं इस पे बात करता हूँ, मैं स्क्वायर करूँगा दोनों साइड वर्ग करने पर। जब मैं वर्ग करूँगा तो r+1 + r-1 + 2 रूट में r-1 रूट में r+1 इज इक्वल टू p²/q²। ठीक है, 2r, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये नहीं बताऊँगा किस प्रकार सॉल्व किया है क्योंकि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, डायरेक्ट मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, p²/q², जो वैल्यू कट होगी वो कट जाएगी। फिर मैंने 2 कॉमन लिया, मेरे पास बचा r प्लस में r² - 1 इज इक्वल टू p²/q²। फिर रूट में r² - 1 इज इक्वल टू p²/2, मैंने इसको बटा में भेज दिया है, अपॉन में -r ये इधर ले आया। अब दोनों साइड दोबारा से स्क्वायर करेंगे, दोबारा से स्क्वायर करने पर r² - 1 और इधर p² अपॉन में 2q² - r और इसकी होल स्क्वायर, जहाँ जब ये रेशनल नंबर में से माइनस होगा तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही नंबर आए। तो p
जो है वो भी Q से है, Q है वो भी Q से है, 2 है वो भी Q से है और R है वो भी Q से होगा, क्योंकि रेशनल में से माइनस हो रही हैं और 2 जो है इसका एक मतलब पार्ट है, तो ये भी Q से है इस टाइप से। तो इस प्रकार जो पूरा का पूरा जो ये सेट है वो रेशनल नंबर के सेट से आ रहा है या प्रमेय संख्याओं के सेट से Q से आ रहा है। हम जानते हैं कि we know 0 belongs to Q। तो अब मैंने जब इसे 0 के बराबर रख दिया तो r² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ गई। हमने इसे प्रमेय भी प्रूव कर दिया, लेकिन ये भी सिद्ध कर दिया कि r का अस्तित्व Q में नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू -1 और +1 आई है। अतः इसको हमने प्रूव कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बस इसे जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी मैंने आपको करवाई थी एक थ्योरम में, बस उसी का यूज़ किया गया है इसमें त्रिभुज असमता का प्रयोग करके मैंने आपको शायद कल की वीडियो में करवाया था। ये शायद थ्योरम 1.15 का बी पार्ट था ये। उसमें बस आपको क्या करना है, b को -b से प्रतिस्थापित करना है और जब हम b को -b करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो है ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी और माइनस प्लस में हो ये बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a-b था तो थोड़ा सा इसने मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा सॉरी इसने कुछ गलत कर रखा है। एक मिनट मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है और ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको वो बता देता हूँ। तो त्रिभुज असमता या ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो कि इस प्रकार थी, ठीक है, मोड ऑफ a प्लस में मोड ऑफ b। हमें क्या करना है, b को -b से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो जब मैं b की जगह -b रखूँगा तो a माइनस का b और ये साइड बड़ी थी और ये a और प्लस यहाँ पे मोड में माइनस का b पुट किया मैंने। ठीक है, माइनस का b हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस a प्लस b छोटा बराबर है मोड ऑफ a प्लस में मोड ऑफ b। बुक में थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर देता है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था और उसके बाद यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, पता नहीं ये इसने कैसे किया है। चलो अब हम आगे कुछ डेफिनेशंस करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है बाउंडेडनेस ऑफ सेट, जो इसका मुख्य पॉइंट है वो ये है समुच्चयों की परिबद्धता। तो इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल किए हैं उसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हमने जो रेशनल नंबर से रिलेटेड एग्जाम्पल किए हैं, तो प्रमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा और भाग प्रमेय होता है। ठीक है ना, प्रमेय संख्या का योग, गुणा, घटाव, भाग जो कि एक रेशनल नंबर होता है। तो हमने जो एग्जाम्पल नंबर 3 में किया था, हमने यहाँ पे इसका घटाव किया है, तो ये भी जो है एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और भाग में जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ताकि वो इनफाइनाइट ना हो जाए। ठीक है, अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन है अपर बाउंड या ऊपरी परिबद्ध की। ठीक है, मैं बुक वाली डेफिनेशन नहीं बोलूँगा, जो मैंने खुद से की हुई है मैं उनकी बात करता हूँ। और उनमें जो है वैसे मुझे इंग्लिश में बताने के लिए कमेंट आया था, तो मैं कुछ जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में आपको इसमें बता दूंगा। ऊपरी परिबद्ध या अपर बाउंड, माना f एक क्षेत्र है, हमें एक फील्ड लेट करना होगा तथा एक अरिक्त उपसमुच्चय S। हमने क्षेत्र f का अरिक्त यानी नॉन इम्पिटी सबसेट S मान लिया और S जो है वो कंटेन करा है f में, तब कोई अवयव k, हमने S का कोई अवयव k मान लिया, हमने क्षेत्र का कोई अवयव k मान लिया जो कि समुच्चय S का ऊपरी परिबद्ध कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है, यदि S का प्रत्येक अवयव k से छोटा या बराबर हो। जो भी मतलब k जो है अपर बाउंड तभी कहलाएगा यदि S यानी जो हमने सबसेट माना था का प्रत्येक अवयव या तो k से बड़ा होगा या k से बराबर होगा। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये एक सेट है 1 2 3 4 5 6
7 और 8। ठीक है, ये पूरा हमने f मान लिया। ठीक है, सॉरी मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। ये 1 से लेके 8 तक मैंने यहाँ पे गिनती लिखी है, आगे मैं पेन यूज़ कर लूँगा। तो इसमें क्या है, मैंने s मान लिया जो कि 3 से लेके 5 तक या 6 तक कर लेते हैं हम। 6 तक मैंने मान लिया, 3 से लेके 6 तक। और k जो है मैंने कोई f का अवयव मान लिया जो कि 6 के बाद होगा 7। ये मैंने इसका 7 है जो मैंने इसको k क्षेत्र f से मान लिया, इसको k नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो अब जो s का प्रत्येक एलिमेंट है जो 3 से लेकर 6 तक की संख्या है वो 7 से तो छोटी ही रहेगी। दोनों में एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो वो छोटी हो या वो बराबर हो। तो 3 से लेकर 6 तक की जो काउंटिंग है वो 7 से छोटी है, अतः जो 7 है वो उसका ऊपरी परिपद है। आगे इसकी डेफिनेशन थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ k है वो क्षेत्र f से है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने एक a अवयव मान लिया जो हमने सबसेट माना था s उसका, तो a है वो छोटा और बराबर होगा k से, यानी उसके ऊपरी परिपद या अपर बाउंड से। दूसरा है निम्न परिपद या लोअर बाउंड, तो सेम डेफिनेशन है, कुछ थोड़ा मोटा चेंज है उसमें। माना एक क्षेत्र है, एक फील्ड माना तथा एक रिक्त उपसमुच्चय s, हमने नॉन इम्पिटी एक सबसेट मान लिया क्षेत्र f का, तब कोई अवयव k क्षेत्र f से है, यानी फील्ड का हमने एक और एलिमेंट k मान लिया। s का लोअर बाउंड या निम्न परिपद कहलाता है यदि s का प्रत्येक अवयव k से बड़ा या बराबर होगा, और k जो है वो लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू s। जहाँ छोटा k है, ये बड़ा k था, ये छोटा k है, तो स्मॉल k है वो बिलोंग कर रहा है f में। तो सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, भी मैंने कोई s का अवयव माना और s का अवयव k से बड़ा है। तो इसमें क्या है, इसमें तो हमने 7 जो है इसका अपर बाउंड मान लिया, इसमें जो है 2 मैंने लोअर बाउंड मानूंगा। ये 2 है वो हर बार जो है 3 4 5 6 इन सभी से छोटा होगा, तो ये उसका लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, उसके बाद सुप्रीमम या उच्चक परिबद्ध समुच्चय में या जिसको बाउंडेड सेट में ऊपरी परिपदों का निम्नतम मान उच्चक कहलाता है। इसे सुप्रीम s से व्यक्त करते हैं। परिबद्ध समुच्चय यानी बाउंडेड सेट में ऊपरी परिपदों या अपर बाउंड का निम्नतम मान की लोअर वैल्यू, ऊपरी परिपद ये है इसका 7 8 जो है इसका ऊपरी परिपद है और इसका निम्नतम मान 7 है। इसे s का सुप्रीमम या उच्चक कहते हैं। तो ये जो 7 है वो जो s है, ये सेट हमने s माना था, इसका ये उच्चक है या सुप्रीमम है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फीमम की। परिबद्ध समुच्चय बाउंडेड सेट में निम्न परिबद्धों यानी लोअर बाउंड, निम्न परिबद्ध यानी लोअर बाउंड का उच्चतम मान निम्नक कहलाता है। इसे इन्फीमम s से व्यक्त करते हैं। उसे सुप्रीमम f से s, सुप्रीमम s से, और इसे इन्फीमम s से व्यक्त करते हैं। तो इसने क्या बोला है, निम्न परिबद्धों, निम्न परिबद्ध जो है वो ये है 1 और 2, ये निम्न परिबद्ध हो गया, का उच्चतम मान यानी 2, ये इसका उच्चतम मान है, निम्नक या इन्फीमम कहलाता है, और इसे इन्फीमम s से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशंस। एक बार बुक में देख लेते हैं और कुछ ना दिया हो। ये देखिए, महत्तम निम्न परिबद्ध या निम्नक, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये मतलब आपको इससे बोलने से पता चल रहा है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी अधिकतम लोअर बाउंड, यानी अधिकतम वैल्यू जो होगी वो ही लोअर बाउंड की जो अधिकतम वैल्यू होगी वही उसका इन्फीमम होगा। तो ये तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें, तो हमें इसमें बताना है कि उच्चक है या नहीं है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि यहाँ पे s से हमें समुच्चय s है वो 1/n, और n जो है वो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से है, परिबद्ध है। इसमें सुप्रीमम और इन्फीमम बताना है। तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो 1 होगा। अगर हम n की जगह वैल्यू पुट करके देखें तो वो देखिए किस प्रकार होगी। हमें
1/n दिया हुआ है, ठीक है, और n है वो नेचुरल नंबर से है। तो मैं इसका अगर सेट बनाऊँ s का तो वो इस प्रकार बनेगा। पहले मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 आ गया, फिर 2 पुट करी तो 1/2, 1/3, इसी प्रकार जो है लास्ट में 1/n तक लास्ट में कहीं पे जो है ये वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो जीरो भी बनाएगी, ठीक है ना। लास्ट में जाके जैसे अब ये 0.5 हुआ, फिर ये शायद 0.33 के करीब पहुंच गया। इसी प्रकार एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0.00000001 इतने ज़ीरो आ जाएंगे कि हमें उसे नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा और उसको ज़ीरो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें सुप्रीमम जो है वो 1 होगा, ठीक है, और इसका निम्नक जो है लास्ट की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। सुप्रीमम और इन्फीमम की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। और अब हम दूसरा इसका एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें s बराबर 5 है तो s ऊपरी परिबद्ध है, तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम जो है 5 ही होगा क्योंकि हमें इसमें a की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसके बाद इसमें तो 2 ही है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। x = n+2 और जो n है वो बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से। जब मैंने x का सेट बनाया, मैंने वैल्यूज़ पुट करी तो 3, 4, 5 डैश डैश इस प्रकार चलती जाएगी। तो इसमें अगर मैं कम से कम वैल्यू देखूं तो वो इन्फीमम ऑफ x होगी जो कि 3 है और जो कि s में बिलोंग कर रही है या x में बिलोंग कर रही है, ठीक है। हमने x सेट माना है तो x ही करेंगे इसको, ठीक है। और जो सुप्रीमम है वो इसमें विद्यमान नहीं है। किस प्रकार कि हमें जो नेचुरल नंबर है उसका पता नहीं है, यहाँ पे विद्यमान नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं हमें 1000, 2000, अरब, खरब उसके बाद में और भी जो संख्याएं हैं वो हो सकती हैं जिसका हमें पता नहीं है, तो इसका सुप्रीमम इसमें विद्यमान नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि किसी भी सेट का सुप्रीमम होता है लेकिन वो उस सेट में मौजूद नहीं होता, तो उसके जो उदाहरण हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको दूंगा। आगे हम थ्योरम करते हैं इसकी प्रमेय 1.21। हमें इसमें बताना है कि प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है, ये हमें इसमें बताना है। इसने छोटी सी कर रखी है, फिर भी मैं आपको पूरी समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। प्रूफ थ्योरम 1.21 प्रूफ भी प्रत्येक परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है, ये हमें इसमें शो करना है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना S जो है वो एक सेट है, उसमें A1 से लेके AN तक अवयव हैं, एक परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। तब हम जानते हैं कि परिमित समुच्चय में एक निम्नतम अवयव विद्यमान होता है। मतलब परिमित है तो हमें ज्ञात है, जैसे इसमें हमें पता था ये जो है फाइनाइट वैल्यू है, हमें पता है कि एक जो है वो सबसे कम होता है और 8 है वो इसमें सबसे अधिक है, तो हमें पता है। इसी प्रकार इसमें भी हमें पता होगा कि A1 की जगह यहाँ पे 1, 2, 3 की गिनती भी लिख सकते हैं, काउंटिंग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें पता है कि जो है इसका एक निम्नतम वैल्यू अवश्य मौजूद होगी। तो मैंने उसे मान लिया स्मॉल के, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और मैंने मिनिमम लिया इसको, और मुझे पता नहीं है कि A1, A2 में से कौन मिनिमम है, तो मैं इसको सारी को ऐड कर रहा हूँ। तो इन्फीमम ऑफ S जो है वो यहाँ पे स्मॉल के है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको दूसरी जो आगे लाइन लिखनी है, तथा परिमित समुच्चय में एक अवयव सबसे बड़ा भी विद्यमान होता है। तथा परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट में एक अवयव यानी एक एलिमेंट सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो उसमें अवेलेबल होगा, तो उसको मैंने कैपिटल के नाम दे दिया। अब जो n है उसमें हमें अरबों खरबों की गिनती है आती है, काउंटिंग आती है, संख्या आती है, तो हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या जो है वो बहुत बड़ी होगी। तो उसी प्रकार इसका भी हम सेट मान लेंगे कि AN है वो कितना बड़ा है, हम इसका आकलन तो नहीं कर सकते, फिर भी जो बड़े अवयव हैं वो इसमें आ जाएंगे एक तरीके से। तो जो सुप्रीमम ऑफ S है वो कैपिटल K हो गया। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया 2, 1 व 2 से। तो जो स्मॉल k है
वो छोटा और बराबर है एस से, और ये एस छोटा और बराबर है कैपिटल के से। ये निम्न परिबद्ध और ये ऊपरी परिबद्ध, अतः एस एक परिबद्ध समुच्चय है या बाउंडेड सेट है। ठीक है, तो ये जो है थ्योरम कंप्लीट हो गई है। आज के लिए मैं आपको इतना ही करवाऊंगा। वैसे थ्योरम 1.22 भी मैं आपको करवा देता, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 लाइनों की बता ही देता हूँ, आपको बुक में समझा देता हूँ। परिबद्ध समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय भी परिबद्ध होता है। तो हमने जैसे रिंग में पढ़ा था कि सब रिंग जो है वो भी सबसेट, सॉरी, रिंग का सबसेट भी एक सब रिंग होता है या रिंग होता है। उसी प्रकार इसमें होगा। माना ए एक परिबद्ध समुच्चय है, तो परिभाषा अनुसार एच और के दो ऐसे अवयव विद्यमान है कि ये एक्स है वो किसी भी सेट का एक उपसमुच्चय हमने मान लिया। ए एक्स है वो, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है भी एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए में। अब मैंने माना कि बी कंटेनिंग टू ए, तो वाई बिलोंग्स टू के, यानी बी जो है वो एक सबसेट माना ए का जो कि बी ए में कंटेन कर रहा है, और y बिलोंग टू बी और y बिलोंग टू ए, यानी हमने जो b है वो a में मिल रहा है, b है वो पूरा का पूरा a में मौजूद है, तो y जो है वो b में भी होगा और a में भी होगा क्योंकि वो उसमें कंटेन कर रहा है। तो y जो है वो h से तो बड़ा होगा लेकिन k से छोटा होगा, और y जो है हमें पता है कि b में मौजूद है, तो b जो है वो बाउंडेड प्रूफ हमने कर दिया है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैंने जो थ्योरम की है वो मैं दिखाऊंगा, आपको दिखाता हूँ मैंने किस प्रकार की है। ये देखिए, मैंने थ्योरम 1.22 को यहाँ पे किया है। ये हिंदी में लाइन लिखी है, माना एस एक अरिक्त उपसमुच्चय है एस डैश, ठीक है, एस का ये है, और लैम्डा तथा एस डैश समुच्चय एस का उपसमुच्चय है, तब हम जानते हैं कि परिबद्ध समुच्चय में उच्चक व निम्न मौजूद होते हैं। हम जानते हैं, हमने अभी किया है उसके बारे में। तो एस के जो है निम्नक स्मॉल के और उच्चक कैपिटल के, अगर मैं एस डैश मानता हूँ, अगर ये पूरा एफ है, ये पूरा 1 से लेके 8 तक एफ है, तो मैंने इस इतने को एस माना था, ठीक है, तो ये परिबद्ध, सॉरी एस जो है वो परिबद्ध है। अब अगर मुझे एस डैश मानना है तो मैंने 4 5 को माना, तो क्या 4 और 5 का जो एस डैश सेट है वो परिबद्ध नहीं होगा? ऑब्वियसली ये परिबद्ध होगा क्योंकि एस जो है वो पहले से परिबद्ध है, अतः एस डैश भी जो है वो परिबद्ध होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम 1.22 थी। उसके बाद में कुछ डेफिनेशन और आएंगी, कुछ थ्योरम आएगी, एग्जाम्पल आएंगे, तो वो हम आने वाली वीडियोस में करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।